चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाकयात की रोकथाम के हवाले से राज्यसभा में किए गए सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज़ ताज़ीरात हिंद और फौजदारी कानून में मतलूबा तब्दीली लाने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को इस सिलसिले में ख़त लिखा है, उनसे तजावीज़ मांगी है। आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए मैंने स्वयं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को और जहां राष्ट्रपति शासन था वहां राज्यपालों को चिट्ठी भेजी है कि अपने अपने राज्य में अनुभवी इन्वेस्टिगेशन के अनुभवी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से चर्चा कर उनके सुझाव को यहां पर भेजें और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन किया है जो कमेटी सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर आमूलचूर बदलाव के लिए उस पर सोचने का काम कर रही है। ये सुझाव आने के बाद जो सुझाव आएंगे इसके आधार पर हम सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर बदलाव की कार्यवाही करेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को भी ध्यान में रखा है। और एक और अहम खबर, मरकजी काबीना ने शहरियत तरमीमी बिल को हरी झंडी दिखा दी है और मीटिंग के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में कई बिलों को मंजूरी दी गई है जिसमें शहरियत तरमीमी बिल भी शामिल है। एक जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन जो किया था, पहले हमने बिल पास किया था राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ और इसलिए अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो सेपरेट हो गए और उसी बिल में रिजर्वेशन का प्रावधान था और इसलिए अब ये बिल इररिलेवेंट हो गया, तो इसको वापस लेने का एक प्रस्ताव हो गया। एक सबसे बड़ा निर्णय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो पॉलिटिकल आरक्षण मिलता है, जो आरक्षण मिलता है उसका हर 10 साल के बाद बढ़ाना पड़ता है और इस बार भी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2020 में जो समाप्त हो रहा था काल वो 2030 तक चलेगा। और छत्तीसगढ़ से बेहद अहम खबर आई जब नारायणपुर में एक आईटीबीपी जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां बरसा दी और इसके नतीजे में 7 जवान हलाक हो गए। हादसे की आईजीपी सुंदरराज ने तस्दीक कर दी है। जख्मी जवानों को खुसूसी तैयारे से रायपुर ले जाया गया और ये भी तफसीलात हैं कि दोनों जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाकया आईटीबीपी कैंप का है। बताया जाता है कि मुतालिका जवान छुट्टी न मिलने से नाराज था। और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। फिलहाल वो राजघाट पर भूख हड़ताल पर हैं। मंगल के रोज दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हट जाने के लिए कहा था। स्वाति मालीवाल का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, कुछ इसी तरीके की आवाजें आपको सुनाई पड़ रही होंगी। स्वाति मालीवाल के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है और आज समता स्थल पर स्वाति अपना आमरण अनशन कर रही है और उनके अनशन में सहयोग देने के लिए तमाम जो लड़कियां हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। प्ले कार्ड्स भी हाथ में हैं कि बेटी बचेगी तभी तो बढ़ेगी। कहाँ से आए आप? हम नन्नगरी से। क्या यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं जो मुजरिम है उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं देते। हम और जुर्म बढ़ रहा है और लड़कियों को मतलब रेप हो रहा है और लड़कियों के साथ। अच्छा आप बताइए आंटी, आपकी बेटी है? मेरी बेटी है, मेरी बेटी बाहर गई है पढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारी बेटी है यहाँ पे सेफ नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है। हम पिछले साल भी यहाँ पे 2018 में अब फिर आए हैं, इसलिए तो जो भी इस तरह के गलत काम करने को फांसी की सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कानून बनना चाहिए, जल्दी जल्दी कानून बन गया है लेकिन वो बस्ते में बंद करके रख दिया है, उसमें कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है।
जो भी कोई ऐसे कानून गलत काम करके बैठे उनको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी को फांसी दी नहीं। 2-4 को फांसी लग जाएगी तो सभी को आंखें हो जाएगी, सभी को वो हो जाएगा, डर हो जाएगा। आपको लगता है कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करेगी? बिल्कुल, अगर 2-4 को फांसी, सबके मन में डर हो जाएगा, सबके मन में डर होगा अगर कड़ा कानून ठीक से पालन होगा। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप भी यहाँ पर आई हैं स्वाति को सहयोग करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? बेटियों के लिए, सभी बहनों के लिए जो कानून लागू है वो लागू सख्ती से पेश होए। यहाँ कई सारी लड़कियां हैं, कई सारी महिलाएं हैं और सभी की चिंता ये है कि आखिर वो सुरक्षित क्यों नहीं है। जब घर से बाहर निकलती है तो माँ को चिंता होती है कि बेटी घर के बाहर सुरक्षित है या नहीं, और जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो उसे चिंता होती है कि घर में बैठी माँ सुरक्षित है या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए अब जरा बात कर लें प्याज की कीमतों की। जी हाँ, प्याज ने हकीकी मायनों में इंसान की आंखों में आंसू ला ही दिए हैं अपनी कीमत से। अगर हम मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की बात करें तो अक्सर व बेशतर शहरों में प्याज की कीमत 100 रुपये से 120 रुपये से ऊपर जा रही है। यानी वाकई में प्याज ने आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। यशवंतपुर के ऑनियन मार्केट में, बेंगलुरु सिटी में, जहां पे ऑनियन की प्राइस है 100 रुपया पर किलो। ये होलसेल दाम है और अगर ये सिटी मार्केट में जाएगी या आपके डोर स्टेप की तरफ जाएगी तो और भी बढ़ जाएगा दाम। लेकिन यहाँ के जो फार्मर्स है और होलसेल ट्रेडर्स जो है वो बता रहे हैं कि अगर 150 भी है किलो का ऑनियन का दाम, फिर भी उसके हिसाब से प्रॉफिट यहाँ तक नहीं जा रहे। सर, मार्केट में होलसेल प्राइस कल का क्या था? कल 7,000 गया, ये 7,000 में गया। अच्छा माल, जरा कम वाला माल 7,000 50 केजी का, 50 केजी का, 50 केजी का 5,500 भी गया, 7,000 भी गया, 4,000 भी गया। कोसा भी लियो 5 केजी 6 केजी डैमेज आता है, कमाई कुछ भी नहीं है। किस लिए डैमेज होता है सर? बारिश की वजह से? अभी जो ये आइटम लेता है ये 7,000 5,000 का, उसमें हर आइटम में 5 किलो 10 किलो चले जाएगा। अभी कम नहीं मिला, 150 से 200 तक बिकना, इधर बिकता नहीं है। अब डैमेज प्याज लेते हैं 1,000 को 1,200 को, वो आइटम हाई से भी डैमेज पूरा निकल जाता है। 50 से पड़ के 60 रुपए 70 रुपए बिका तक नहीं बिक रहा, पैसा नहीं हो रहा उसमें। तो ये फार्मर जो ये बता रहे हैं कि प्राइस जो भी है अभी ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि फार्मर को कभी उसके प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर मार्केट में 100 रुपया हो या 150 रुपया भी हो, लेकिन फार्मर तक ये पैसा नहीं पहुंचता है, तो एटलीस्ट फॉर सम डेज द प्राइस नीड्स टू स्टे दिस वे इज व्हाट द फार्मर्स कंसर्न्स आर, व्हाइल ऑन द अदर साइड यू हैव कंज्यूमर्स सेइंग दैट द प्राइस हैज गॉन very high and you will have to avoid onion from your daily meals. सब्जियों दालों का जायका बढ़ाने वाले प्याज आजकल लोगों को आंसू दे रहे हैं। जी हाँ, प्याज के आंसू, क्योंकि प्याज के दाम जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी अगर बात करें तो आसमान को छू रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है आरके पुरम में और यहाँ एक रिटेल मंडी पे मौजूद यहाँ पर हम हैं। प्याज भी यहाँ पर बिक रहे हैं, पूरी मंडी है यहाँ पर। प्याज और तमाम सब्जियां अलग अलग मिलती हैं। एक महिला जो ग्राहक यहाँ पर आई है, इनसे भी पूछते हैं क्या रेट चल रहा है प्याज का। प्याज 120 रुपए किलो और 100 रुपए किलो है छोटा वाला प्याज। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जहाँ डेली प्याज से ही सारी सब्जियां बनती हैं तो उसका यूज नहीं कर पा रहे। बहुत का जहाँ हमें 1 किलो लेना है आधी किलो ले रहे हैं, जहाँ हमें आधी किलो लेना वहाँ 1 पाव ले रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब अभी फिलहाल कटौती ही उपाय यहाँ नजर आ रहा है। और बहुत दिक्कत आ रही है। प्याज जो है वो जो क्वालिटी वाइज भी डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वालिटी है। ये जो छोटे प्याज आपको नजर आ रहे हैं ये 100 के हैं, जो बड़े प्याज हैं जो बेहतर क्वालिटी के हैं वो 120 के हैं। जो दुकानदार भैया है उनसे पूछते भैया कितना ये क्यों महंगा क्यों लग रहा है, प्याज क्यों हो रहा है? सीजन नहीं है ना मैम, सीजन प्याज बरसात में से खत्म हो गया सारा। तो अभी और महंगे होने के चांसेस हैं? 1.5 महीने तक यही रहेगा। 1.5 महीने तक? 15 जनवरी के बाद जाके कुछ होगा। 15 जनवरी तक जो यहाँ पर शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं कि इसी तरीके से दाम के बने रहने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, रिटेल मंडियों की खासतौर पर बात करें, तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम दाम है प्याज के पर केजी की बात करें तो 80-90 रुपए से शुरू ये हो रहे हैं। क्वालिटी पर डिपेंड करता है प्याज की, और 120 तक प्याज के दाम यहाँ पे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। की बात करें तो प्याज को लेकर 2 मुद्दे हैं। क्या प्याज
की कमी हुई है दिल्ली एनसीआर में? नहीं। यहां देखिए आप कितनी प्याज रखी है, आप कितनी भी ले सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो गरमाया हुआ है कि प्याज आप 95 रुपए किलो बिक रही है, और यह सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है क्योंकि इसी सफल से हमने प्याज ली थी 24 रुपए किलो, जो कि बढ़कर अब 95 रुपए किलो हो गई है। हमारे पास रिटेलर भी हैं और कस्टमर भी हैं, हम दोनों से बात करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि क्या हुआ है। आप भी आइए सर, और हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो प्याज की कीमतें हैं बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं। आज 95 रुपए किलो आप बेच रहे हैं, इससे पहले आप कितना बेच रहे थे? उससे पहले हमारा था 23 रुपये 90 पैसे था प्याज, पर वो प्याज हमें पूरा नहीं मिलता था, कम आ रहा था, कस्टमरों को भी दिक्कत थी और बड़ी भीड़ रहती थी, मिलता नहीं था प्याज। अब यह है, अब धीरे धीरे बढ़ गई है। पहले नेफेड के थ्रू आता था हमारा, नेफेड ने शायद बंद कर दिया, अब मार्केट से ही लेके हम दे रहे हैं, तो प्याज तो कीमत तो ज्यादा है। आप बताइए सर कि आप ये प्याज लिए हैं 10 रुपए में, ये 4 प्याज मैंने आज के लिए खरीदा है। मुझे बहुत दुख है, मैं एक रेगुलर कस्टमर हूं यहाँ, और मैं 23.90 का प्याज 1-1 किलो करके 8-10 किलो इकट्ठा किया था, लेकिन वो सब पिछले हफ्ते ही खत्म हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार को क्या दिक्कत है, अगर वो पहले की व्यवस्था कायम थी नेफेड के जरिए, तो क्या देश इतना गरीब हो गया इतने ही दिनों में? और अगर नहीं, अगर आपको ईमानदारी से रिलीफ देना ही है कस्टमर को, तो फिर वही व्यवस्था लागू कर दीजिए। आपने आयात भी किया है, कुछ बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन हमारे जैसे कस्टमर 10 रुपए का क्यों खरीद के ले जाएंगे? 23 रुपये 90 पैसे में जब प्याज बिकती थी, लोग थोड़ा असहज महसूस करते थे, लेकिन बाद में 1-2 किलो सुबह शाम करके बहुत सारे लोग अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करते थे। आज 95 रुपए किलो प्याज, उससे सस्ता 80 रुपए किलो सेव बिक रहा है यहीं बगल में। आप देखिए कितनी त्रासदी है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फेलियर है, गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन सिस्टम का फेलियर है, और इसमें धंधा किया जा रहा है, पैसे कमाने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है प्याज। बहुत लोगों की जिम्मेदारियां हैं इसको लेकर कि किस तरीके की से प्याज जो है किफायती दामों में लोगों को मिले। आपने सुनी किस तरीके से लोग परेशान हैं प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद सागर गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। प्याज दुकानों से पहले तो गायब हुआ, फिर लोगों के किचन से कम हुआ, और अब जो लोग प्याज के पकौड़ियां बनाते थे उनके ठेलों पर देखिए क्या हालत है। हम इनसे खुद देखने की कोशिश करते हैं। देखिए गरम गरम प्याज की पकौड़ियां बन रही हैं, और इसमें अब प्याज है कि नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर पकौड़ियां गरम गरम बन रही हैं। और ये बड़े मशहूर पकौड़ी वाले हैं यहाँ के, कानपुर के सिविल लाइंस की, जिनके यहाँ से पकौड़ियां छानी जा रही हैं। अब लेकिन प्याज अभी शायद नहीं दिख रहा है। इनसे खुद बात करने की कोशिश करते हैं कि प्याज की, भैया किस चीज़ की पकौड़ी बना रहे हैं? ये भैया मिक्स करके बना रहे हैं 3-4 आइटम। क्या है मिक्स में? इसमें बैगन है, शिमला मिर्च है, पालक है, प्याज है। मतलब प्याज का विकल्प ये सब्जी है? हाँ। क्यों नहीं प्याज डाल रहे हैं? प्याज बहुत महंगा हो गया, 120 रुपए किलो। 120 रुपए। जो ग्राहक यहाँ देखिए, तमाम ग्राहक मेरे पीछे भी है। एक मैम यहाँ आए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या लेने आई? मैं यहाँ पे प्याज की पकौड़ी लेने आई थी। पिछले मैं 3 महीने से खा रही थी, तो मुझे प्याज की पकौड़ी मिल रही थी। पिछले 2 दिन से मैं एक बार तो मैंने पालक मिक्स करके पकौड़ियाँ खाई। आज तो सभी मिक्स हो गया है। अच्छे दिन आ रहे हैं भाई, खाना तो चाहिए। तो देखिए ग्राहक है, इनका कहना है कि जो प्याज की पकौड़ी खाएगा वो प्याज ही खाएगा, लेकिन प्याज की महंगाई से दुकानदार का ये मानना है कि इतने लोग ग्राहक खड़े हैं जो प्याज के लिए खड़े हैं, लेकिन अब इनको निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 रुपए का 100 ग्राम था, या कहीं 15 रुपए का 100 ग्राम था, अब 30 रुपए का 100 ग्राम लोग पकौड़ी नहीं खरीद सकते, यानी 300 रुपए किलो पकौड़ियां नहीं खरीद सकते। इसलिए लोग इनसे भी अब किनारा काटते नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में हॉटस्पॉट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 16 दिसंबर को हॉटस्पॉट की शुरुआत हो जाएगी। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आज इंटरनेट का ऐसा ज़माना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि हर क्षेत्र में इससे फ़ायदा होगा। तो 11,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं। 4,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बस स्टैंड्स के ऊपर। 7,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बाकी दिल्ली में, मार्केट्स में, RWAs में। जो 7,000 हॉटस्पॉट्स हैं वो 100 हॉटस्पॉट्स इन एवरी असेंबली के बेसिस पे लगाए जाएंगे। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है
और पहले 100 हॉटस्पॉट्स लगने शुरू हो गए हैं। पहले 100 हॉटस्पॉट्स का उद्घाटन 16 दिसंबर को कर दिया जाएगा। वो भी लगने चालू हो गए और 16 दिसंबर को पहले 100 हॉटस्पॉट्स लग के तैयार हो जाएंगे। इसका खर्चा 100 करोड़ रुपए के करीब है। 100 करोड़ से थोड़ा सा कम है, शायद 98 या 99 करोड़ है। और ये इसका मॉडल जो है वो रेंट मॉडल है। सरकार कंपनी को पर हॉटस्पॉट पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देगी। 16 दिसंबर को 100 लग जाएंगे और उसके बाद हर हफ्ते 500 ऐड होते जाएंगे। तो 16 को 100 लगेंगे, 23 तारीख को फिर 600 हो जाएंगे, 30 तारीख को 1100 हो जाएंगे। इस तरह से करके 6 महीने के अंदर 11,000 हॉटस्पॉट्स पूरे हो जाएंगे। इन हॉटस्पॉट्स के लगने के बाद दिल्ली में विदिन 500 मीटर्स, विदिन हाफ अ किलोमीटर आपको एक वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। और अब बात करेंगे आईएनएक्स मीडिया मामले की, जिसमें आज बड़ी खबर आई कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, जमानत मिल गई। चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसमें जमानत अर्जी को खारिज किया गया था। कोर्ट ने चिदम्बरम को 2 लाख के बॉन्ड और उतनी ही रकम के 2 हलफनामे पर जमानत दी। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि जमानत मिलने के बाद चिदम्बरम बिना कोर्ट की इजाज़त के बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। अदालत ने चिदम्बरम को ये भी हिदायत दी कि वो केस से जुड़े किसी गवाह के राब्ते में भी न रहें। और चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से इस सिलसिले में न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहा, आइए देखते हैं। Very happy that he's going to be coming home today, even though it's 106 days too late. But I'm very happy that he'll be coming home today. And I've said this ad nauseum that I am a member of parliament. My father's a member of parliament. I've contested 2 elections. So my assets and liabilities are in the public domain. So how can I deny something which is not? सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। हम समझते हैं कि मानव अधिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु ये हैं कि ट्रिपल टेस्ट यानी भगौड़ा नहीं होना, हस्तक्षेप नहीं करना एविडेंस में, दस्तावेज में, जितने भी साक्ष्य हैं उनमें सहयोग देना, जब बुलाएं तब प्रश्नोत्तर में भागीदारी करना, इन सब में तो अभियुक्त को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था पहले भी और इस बार भी। जहाँ तक ग्रेविटी का सवाल है, सब कुछ मद्देनज़र रखा गया है। साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखा गया है कि 7 वर्ष की मैक्सिमम इसमें दंड हो सकता है। तो ग्रेविटी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद ये दिया गया है, मैं समझता हूँ कि न्याय हुआ है, अच्छे से न्याय हुआ है, संतुलित न्याय हुआ है और हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा हमारे साथ है बात करने के लिए। शैलजा जी, एक राहत भरी खबर आ रही है, पी चिदम्बरम को जमानत मिल गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने दिन, आप समझ लीजिए तकरीबन 100 दिन के बाद आज उन्हें ये राहत मिली है। न जाने क्यों इस तरह से होता रहा, इतना लंबा रहा जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि शीर्ष अदालत ने अब इस बात को समझकर अपने विवेक से फैसला लिया है। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का जो रुख रहा है, सरकार का जो रवैया है, इसमें वो आपने देखा कि केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित रहा और इनका एक के बाद एक इस तरह से कोशिश रही कि चिदम्बरम जी को बेल ना मिले। लेकिन हमारा न्यायपालिका पर, हमारे जुडिशरी पर विश्वास है। देर आए दुरुस्त आए,
फैसला सही हुआ है कि उन्हें बेल मिली है। आगे जैसे भी होगा, लेकिन ये सरकार केवल द्वेष की भावना से फैसले लेती है, राजनीति से प्रेरित इनके फैसले होते हैं और इनके जो इनसे मुखालिफ लोग हैं, जो इनके साथ विचार इनके मेल नहीं खाते, और ख़ास करके हमारी कांग्रेस पार्टी, हम अपने विचारधारा पर अडिग हैं, खड़े हैं और हमारे नेताओं को ये जितना भी इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, हमारी पार्टी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होकर लोगों के बीच में उतरती रहेगी। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं, ना पहले डरे हैं, ना आगे डरेंगे और हमें अपने पूरे नेताओं पर, सभी नेताओं पर पूरा विश्वास है और आगे आने वाले वक्त में आप देखिए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वादी कश्मीर से खबर है, जहां इंटरनेट खिदमात न होने से ताजिर तबके को जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालिया सूरत हाल से तिजारती सरगर्मियां शदीद तौर से मुतासिर हुई हैं। जीएसटी फाइल करने को लेकर ताजिर बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद मुअत्तल की गई इंटरनेट खदमात अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। हालांकि वादी में हालात किसी हद तक मामूल पर लौट गए हैं, ताहम इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। ऐसा कोई शोबा नहीं बचा जो इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से मुतासिर न हुआ हो, लेकिन फिलहाल ताजिर तबका इस सर्विस के न होने से सबसे ज्यादा परेशान है। ताजरीन को नवंबर के अख्ताम तक जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने के लिए कहा गया था। इंटरनेट खदमात पूरी तरह मुयसर न रहने से बेशतर ताजरीन इस डेडलाइन पर अपना जीएसटी दाखिल नहीं कर सके। हालांकि जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इंटरनेट सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन ताजरीन की शिकायत है कि इन मराकिज़ पर हुजूम की वजह से वो मुआयना वक्त पर जीएसटी अदा नहीं कर सके, जबकि बाज़ अफराद ने पड़ोसी रियासतों में जाकर अपनी ये जिम्मेदारी अंजाम दी है। डेडलाइन वेडलाइन हम क्या करेंगे जब इंटरनेट ही चल रहा है, हमारा नेट ही नहीं चल रहा है, हमारा जो कनेक्शन है वो चल नहीं रहा, तो हम कैसे भरेंगे? इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। वी कैन नॉट गो टू डीसी ऑफिस, बी एन ए क्यू, समटाइम इट टेक्स 4 to 5 hours टू फिल रिटर्न, जीएसटी रिटर्न। तो डीसी ऑफिस में जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, कैसे करेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। नेट वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हम ज़ीरो है, सेल्स में भी, परचेज में भी। हमारा बैलेंस शीट जो है ज़ीरो जा रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ग्रोथ नेगेटिव में है। जब इंटरनेट ही बंद है तो कैसे चलेगा? और एटलीस्ट इनको देना है हमको एटलीस्ट 1 महीने या 15 दिन, और जब हम जीएसटी भर सकते हैं। ऐसे मत काम चलेगा। एज द आपको देखना पड़ेगा लोगों के भी क्या क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। सो आधे तो बड़े आदमी नहीं है, वो जम्मू जाएंगे ईमेल करने, दिल्ली जाएंगे ईमेल, फेयर देखो कितना हो गया है। सो इनको गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा, फर्स्टली देखना पड़ेगा ये करना। सर देखिए, डेडलाइन तो गवर्नमेंट को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा प्रोसीजर होता था, हम ऑन टाइम भरते थे जीएसटी। अब उसमें गवर्नमेंट ने प्रोसीजर रखा है कि उसमें अब लेट फीस, बट फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स हमें लेट फीस भरना पड़ता है। तो एज सुन एज पॉसिबल गवर्नमेंट को एक तो वो लेट फीस जो है वे वेव ऑफ करना चाहिए, और इंटरनेट प्लीज़ इंटरनेट हमारा रेस्टोर कर दीजिए। ताजिर तबके के मुताबिक गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान इन्हें करोड़ों रुपए का खसारा हुआ है। कश्मीर के तिजारती इदारे KCCI का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स और जीएसटी दाखिल करने की डेडलाइन में इजाफे के लिए मुतल्लिका महकमों से नुमाइंदगी की गई है। साथ ही देर से जीएसटी अदा करने वाले ताजिरों के जुर्माने भी माफ करने की गुजारिश की गई है। KCCI के सदर शेख आशिक अहमद ने वादी में इंटरनेट खदमात या कम से कम ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल करने की अपील की है। हमने रिक्वेस्ट किया जीएसटी ऑफिशियल से कि इसको एक्सटेंड करें, जो अप्लाई भी करता है उसको पेनल्टीज़ आती है। हमने जब ये एडवाइजरी हो गया, रिस्ट्रिक्शंस आ गई, हमने उसी वक्त कहा था कि टेक्निकल इश्यूज़ विल फॉलो। तो ये जो टेक्निकल इश्यूज़ अभी आ रहे हैं, आप इनकम टैक्स फाइलिंग में देखिए, आप ROC फाइलिंग में देखिए, हर जगह प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम और पेनल्टीज़ पे पेनल्टीज़ आ रही है। ये पेनल्टीज़ क्या, एक जो बेचारा एक बिजनेसमैन जो बंद हो गया, विद द रिज़ल्ट एडवाइजरी आ गई, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई, वाई शुड ही पे? व्हाट्स हिज फॉल्ट?
उसका क्या कसूर है? तो गवर्नमेंट को मैंने पहले भी कहा कि उनको खुद एक कॉल लेनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं इनको और तंग ना किया जाए, इसको एक्सटेंड करें। हमने इनकम टैक्स में जो हमने ऑफिशियल्स हो, वो फाइनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनसे भी बात अभी कम्युनिकेशन एक एस्टेब्लिश की है कि इन सब चीज़ों को एक्सटेंड किया जाए ताकि जो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो इन मुश्किलात से बाहर आ जाए। हालांकि जीएसटी अदा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ताहम अभी भी कई ताजर इंटरनेट न रहने से ये काम नहीं कर पाए हैं। ताजरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतजामिया इनके मसाइल को समझते हुए इस ताल्लुक से कोई मुनासिब कदम उठाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।